नमस्कार साथियों, मेरा नाम भव्य मंगला है और मैं डीएनवी जीएल इंडिया में काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और उसका नाम है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई चेन पोस्ट कोविड-19। किसी को भी पता नहीं था कि एक बहुत ही अलग तरह का चैलेंज हम सब के लिए आने वाला है और एक तरह का इसने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिसमें क्या क्या निकल के आ रहा है और क्या क्या निकल के आएगा किसी को नहीं पता। और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सोसाइटी या हर देश अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकाल सके। ज़्यादातर देशों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल भी हो सकती हैं और वो ग्लोबल भी हो सकती हैं। जैसे कि मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, खासतौर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो चाइना पे डिपेंड है। चाइना एक तरह की वर्ल्ड फैक्ट्री की तरह काम कर रही थी जिसने पिछले 20 सालों में बहुत बेनिफिट दिया है। बट आज जो चैलेंज आ रहा है सभी के लिए एक नई तरह का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उस कारण से एक एज पर डार्विनियन थ्योरी ऐसा बोला जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये समय किसी भी नेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये देखने का कि उसके इंटरनल प्रोसेसेस कितने स्ट्रांग हैं, उसके बेसिस पे ही वो सरवाइव कर पाएंगे। और आज के टाइम में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली देख रही हैं, देश भी ऐसा कर रहे हैं कि इंटरनली देख रहे हैं कि कैसे वो अपने अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिमांड क्रिएट कर पाएँ और ये देख पाएँ कि वो सेल्फ रिलायंट बन पाएँ। अगर हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें और उसमें भी ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो ये सारी जो व्यवस्था है वो सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है। जिस तरीके से सप्लाई चेन को डेवलप करने में और उसके बाद उसके टूटने में, जो कि कोविड-19 के कारण से हुआ, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उससे कहीं ज़्यादा दिक्कत इस बारे में होती है कि जब इन सबको आपको दोबारा जोड़ना है और फिर से शुरू करना है। एक सज्जन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक कार को बनाने के लिए 100% पार्ट्स चाहिए। 99.9% भी पार्ट्स होंगे तो भी हम कार को बना नहीं सकते हैं। एक टिपिकल सप्लाई चेन, अगर हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर कंज्यूमर होता है, उसके बाद डीलर आता है, उसके बाद ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि व्हीकल बनाता है, और उसके बाद टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 तक ही रहता है। जो कंज्यूमर होता है उसका काम व्हीकल को परचेज करने का होता है, डीलर जनरली सर्विसेज प्रोवाइड करता है और आप उसके बाद जाते हो व्हीकल खरीदते हैं। जो ओईएम होता है वो टीयर 1 से मटेरियल लेता है, कुछ मटेरियल अपने अंदर में मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद उसे असेंबल करके, अगर हम टीयर 1 के पर्सपेक्टिव से देखें तो टीयर 1 जनरली कुछ कंपोनेंट्स अपने आप बनाता है और मोस्टली कंपोनेंट्स के टीयर 2 से आते हैं। वो कुछ असेंबलीज, सब असेंबलीज बनाता है और ओईएम को देता है। सेम इसी तरह से टीयर 2 होता है। बट टीयर 2 के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो 100% डिपेंडेंट टीयर 1 पे होता है और उसका साइज कंपैरेटिवली टीयर 1 के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। वो जनरली टीयर 3 से या टीयर 4 से कुछ मटेरियल लेता है और वो आगे सप्लाई करता है। जनरली जो टीयर 3 होता है वो एक तरह का सर्विस सेक्टर होता है जो कि कुछ आउटसोर्स प्रोसेस पे काम कर रहा होता है, जिस तरह से हीट ट्रीटमेंट हो गया, प्लेटिंग हो गया, इस तरह के, या टूल मेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ टीयर 3 में जनरली होती हैं। और अगर हम टीयर 4 माने तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो बेसिक रॉ मटेरियल बनाते हैं, जैसे स्टील हो गया, केमिकल हो गया, पेपर हो गया। इस तरह के जो सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हैं वो टीयर 4 बनाते हैं, जो अक्सर डायरेक्ट उसका लिंक कई बार ओईएम के साथ भी होता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें कि ऑटोमोटिव की जो सप्लाई चेन है उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बिजनेस पर्सपेक्टिव, दूसरा है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, तीसरा है इंटरेस्टेड पार्टीज रिलेटेड पर्सपेक्टिव एंड द फोर्थ वन इज इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिजनेस पर्सपेक्टिव से। सो बिजनेस पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो जो बिजनेसेस हैं आज के टाइम में, इस सिचुएशन में, वो बहुत ही वोलेटाइल है। किसी को भी बहुत क्लियर नहीं है कि क्या होगा, किस तरह का बिजनेस आने वाले महीनों में डेवलप होने वाला है। दूसरी बात, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, तो बहुत श्योर नहीं है कि किस तरीके से कैश फ्लो आएगा, किस तरीके से न्यू बिजनेस जनरेट होगा। तो वो एक चैलेंज है। देन तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि
एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसी को भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरीके से काम नहीं चल रही है। कुछ एक सप्लाई चेन काम कर रही है, कुछ सप्लाई चेन काम नहीं कर रही है। अनसर्टेनिटी, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस कारण से बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि फ्यूचर क्या होने वाला है। जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है। जनरली कंपनीज के अंदर जो कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो फ्रीज कर दिया गया है। बहुत सारी कंपनीज ने बैंक से लोन लिए हुए हैं और वो सब बैड लोन पे कन्वर्ट हो रहे हैं, बिकॉज पिछले 2 महीने से या 3 महीने से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, तो एक चैलेंज है। ओवरऑल जो कैश फ्लो का चैलेंज है, जो कैश फ्लो की जो जो एक कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो गई है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो तीसरा सेगमेंट है वो है इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज की बात करें तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बहुत कुछ इम्पैक्ट कर रही हैं उनके डिसीजन मेकिंग को। इन जनरल वहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश नहीं हैं, उनके यहाँ पे बहुत अफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है जिस तरह से वो काम कर सकें, और बहुत सारे चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वर्कर्स हैं, जो कि स्पेशली अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कीजिए तो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अपने अपने गाँव में चले गए हैं, और वो चैलेंज बहुत बड़ा है उनके लिए। जो चौथा चैलेंज है वो है इंटरनल प्रोसेसेस को लेके। ज़्यादातर टॉप मैनेजमेंट इनडिफरेंट रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट सिस्टम, और अगर मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो वापस दोबारा से सिचुएशन को नॉर्मल करना एक चैलेंज होता है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की इन जनरल बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं होती, तो वो आज के टाइम में जब हम सोचते हैं कि दोबारा सब कुछ सिंक्रोनाइज करें तो समझ में नहीं आता कि उसे किस तरह से करना है। और बाकी कैश फ्लो और लेबर इशू के ज़्यादा तो हर जगह बना हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या करें, ये चैलेंजेस तो हैं। तो अगर बिजनेस कंटिन्यूटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन्हीं 4 फैक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी बिजनेस पर्सपेक्टिव की। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी पूरी सप्लाई चेन में किस तरह से कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी और एक चैलेंज भी है, क्योंकि सप्लायर्स भी इस समय सेम इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है लो कॉस्ट ऑटोमेशन। ये बहुत ज़रूरी है इस समय ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि टॉप मैनेजमेंट को फोकस करना है कि किस तरीके से वो लो कॉस्ट ऑटोमेशन की एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना है। दूसरी बात करें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के, कि जहाँ पर कैपेक्स को हमने फ्रीज कर दिया है वहाँ पे फ्रीज करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमें कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जिस तरह से हम कम वर्कर्स का काम कर सकें या कोई ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर सकें, तो कुछ ना कुछ कैपेक्स को हमें अलाउ करना पड़ेगा जिस तरह से उसको हम यूज़ करके आज के टाइम में सर्वाइव कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। इसी तरह से कुछ नए इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे कैश को लेके और बैंक के लोन्स को डिसबर्स करने के लेके, और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी सप्लायर के साथ, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन को समझें और ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी प्रॉब्लम को समझे। विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्टेड पार्टीज, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पर काम करने की जरूरत है वो कम्युनिकेशन है, कि कितना अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो ये इंटरेस्टेड पार्टीज अपने यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी स्किलिंग एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा। देन बात करते हैं इंटरनल प्रोसेसेस के, तो टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट और उसकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से एम्प्लॉय का मोराल को इंक्रीज करना है, किस तरह से उनको एक सांत्वना देनी है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, थिंग्स विल बी गुड इन कमिंग मंथ्स और मे बी बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इन सब चीज़ों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो सप्लाई चेन है वो इस चैलेंज से बाहर आ पाए। और ऐसा नहीं है कि ये चैलेंजेस पहली बार आए हैं। अगर 12 साल पहले जाएं तो 2008 में ऐसा ही बहुत बड़ा चैलेंज आया था और बहुत सारी कंपनीज उससे बहुत अच्छे ढंग से निकल के बाहर आई थी। तो ये एक और चैलेंज है इंटायर सप्लाई चेन के लिए कि वो किस तरीके से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ इसको फेस करते हुए इससे बाहर निकल के आती है। तो अगर मैं ओवरऑल समरी करूं तो मैंने बात की थी
अबाउट सप्लाई चेन, जिसमें मैंने बताया था कंज्यूमर, डीलर, OEM, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4। देन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के पर्सपेक्टिव से मैंने 4 फैक्टर्स के बारे में बात की थी। वन इज बिजनेस पर्सपेक्टिव, सेकंड इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, तीसरा इंटरेस्टेड पार्टीज एंड द फोर्थ वन इज इंटरनल प्रोसेसेस। उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या पॉसिबल सोल्यूशन ला सकते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे बॉक्स में जो लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो और विस्तार में आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।